अच्छा, एक चीज ये कि सीखने के मामले में आपको जहां से भी मिलता है ना कुछ, वो सीखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये कंपनी किसकी है, ये किसकी है, वो किसकी है। भाई, स्टैंडर्ड कैपिटल वालों के लिए सबने दुआ करनी है। ये बहुत अच्छी इन्होंने वेबसाइट बनाई है, ये सारी चीजें फ्री मिल रही हैं। स्टैंडर्ड कैपिटल, या एक वेबसाइट है, अगर किसी ने यूज की है, आस्क एनालिस्ट। बहुत अच्छी वेबसाइट, आप वो वेबसाइट यूज करने लग जाए, आपको किसी और वेबसाइट की जरूरत नहीं है। कोई पेड मेंबरशिप की जरूरत, पहले मैं कहता था इन्वेस्टर लॉन्च की पेड लें। हम लोगों ने भी ली हुई है और भी, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, टेक्निकल भी इसके और वो भी उसके। अच्छा, मैं आज ये सेशन करने का मकसद पहले थोड़ा सा मेरे भाइयों बता दूं। मुझे ये किसी ने बताया था कि हर कोई अपनी यूट्यूब की वीडियोस में बताता है कि पी रेशो इसकी ज्यादा है, इसकी पी रेशो कम है, इसको ऐसे है, इसको ऐसे है। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि पी रेशो असल में है क्या। तो मैंने कहा बेसिक से शुरू करते हैं, बड़ा मजे से, आराम से, कि पी रेशो है क्या। अब अगर मैं फंडामेंटल किसी कंपनी के खोलूँ ना, यहाँ जाऊंगा, मैं कंपनी की स्नैपशॉट खोलूंगा। कंपनी की स्नैपशॉट में मैं यहाँ लिखता हूँ कि कोई कंपनी बता दे, कोई लक लिख लेता हूँ। ये लक तो अभी स्प्लिट हुई है, कोई ऐसी कंपनी जो स्प्लिट ना हुई हो, उसको पीएसओ। देखते हैं। जियो लिख दें चलें सर। जी, पीएसओ ले लेते हैं। अब वो पहला पीएसओ वाला नाम है। अब पीएसओ है। अब देखें जी, ये जो सबसे पहले है, ये जो चीज है, ये है उसकी प्राइस, ये वॉल्यूम, ये मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है कि 173 अरब रुपया आज इसकी, इस कंपनी का रेट है कितना जी? 173 अरब। अब देखें जी, अब यहाँ एक चीज पीएसओ की देखें ना, कल मेरी वॉइस मैसेज पे भी आपसे बात हुई थी स्लो कि आ रही है आपकी। एक, स्लो आ रही है। सबको स्लो आ रही है या आपको ही सिर्फ स्लो आ रही है? सर सही ठीक आ आ रही रही है। है। ठीक है यार, आपका वो होगा थोड़ा सा इशू। अच्छा, पीएसओ का 173 अरब रुपए की कंपनी है। अब मजे की बात यह है, 500, इसको 400-500 अरब तो इसने, 350 अरब तो इसने एसएनजीपी से लेना है। तो ये रीजन थी जो कल मैंने आपको बताया था ना, कि पीएसओ जैसी कंपनी जिसकी लोग इतनी तारीफें करते हैं, या जो बाकी तारीफ के काबिल है, वो क्यों नहीं इनके रेट्स बढ़े आज तक? इनके 10-10 साल से रेट्स इसलिए नहीं बने, इन्हें पैसे नहीं मिल रहे यार। 173 अरब की ये कंपनी नजर आ रही है ना मार्केट कैप, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि इनके पास पैसे ही नहीं है यार। इनका इनका इससे, जितने की ये कंपनी है, इससे 5 गुना ज्यादा पैसे इनके कंपनियों के पास फंसे हुए हैं। वो अगर इनके अकाउंट में जब आ जाएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर 3-4 क्वार्टर में, एक ही दिन पीएसओ 2,000 पे नहीं चला जाएगा। 3-4 क्वार्टर में देखिएगा 700-800, ये तो 1200-1300 भी इसके लिए कोई रेट नहीं होगा जब इसके मसले हल होंगे। ये आ गया एवरेज वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम से मुराद है कि 12 मंथ का जितना वॉल्यूम है उसे डिवाइड किया जाए वर्किंग डेज पे, तो पर डे ये 39,74,227 शेयर बेचता है। ठीक है जी। ये पेड अप कैपिटल, इसे अभी छोड़ दें, अथोराइज कैपिटल को भी छोड़ दें, ये मैं आपको कभी आराम से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट वो वाले शेयर्स जो इसके मार्केट में लोगों के पास जिसकी एसेस है, 211 मिलियन का मतलब है 21 करोड़ शेयर। बीटा, बीटा का मतलब ये होता है कि 1 से ऊपर किसी की बीटा हो ना, 1.1, 1.2, 1.0, वो उतना ही ट्रेडेबल शेयर है। ठीक है। और अगर उससे नीचे हो, तो उसका मतलब है कि वो, उसमें ट्रेडिंग कम होती है, वोलेटिलिटी कम होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये होता है बीटा। ठीक है जी, ये बीटा का भी आपको समझ लग गई। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब आपको समझ है कि जो इसकी फेस वैल्यू जिसके बेस पे ये डिविडेंड देते हैं, ठीक है, वो है ये। फ्री फ्लोट, ठीक है, 45% है टोटल शेयर का। ईयर एंड, जून, जून में जो रिजल्ट अब आएगा ना, इसका सालाना रिजल्ट आएगा, इसका एंड होता है जून में। याद रखिएगा, जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो सारे दिसंबर में एंड होते हैं, और जो पेट्रोलियम सेक्टर है वो सारे जून में एंड करते हैं अपना ये। तो ये मार्केट कैप। अब यहाँ से मैंने आपको कुछ रेशियोज बतानी है, इन रेशियोज को सीख लें, इनका इनका मकसद पता लग जाए आपको, ये कैसे चलती हैं, तो आपको काफी हद तक चीजें पता लग जाएंगी। ओहो सॉरी, ये क्या खुल गया? अच्छा जी, क्या जी, अब आपको ये नजर आ रही होगी नीचे, ये पीई रेशो। अच्छा, कहीं मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो तो कोई एक बंदा माइक करके बता दे। वैसे उम्मीद है कि आ रही होगी। और साथ साथ ना थोड़े थोड़े रिएक्शन करते रहा करो, तो पता हो कि आप लोग जिंदा हो। अच्छा, ये अब इसकी देखें, लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर, लास्ट ईयर, लेटेस्ट, सॉरी लेटेस्ट, यानी 3 क्वार्टर का इसका रिजल्ट आ गया हुआ है ना, तो इसका मतलब है अभी तक इसने 26 रुपए की अर्निंग दी है। ठीक है,
लास्ट क्वार्टर की अर्निंग 6 रुपये आई है। फॉर एग्जाम्पल हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि अगले क्वार्टर की भी 6 रुपये ही आती है, तो 26 में अगर हम 7 रुपये ऐड कर दें तो ये बन गई 33। पिछले साल की इसकी अर्निंग 39 रुपये थी। ठीक है, 39 थी। अब प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, अब यहाँ आ जाए अब असल बात पे कि प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इधर चले जाते हैं, इधर से व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। साइन इन करना पड़ेगा मुझे। सर पेन लेके यहीं साइड में लिखना शुरू। पे, अब पेन ले आवाज लेते का हैं इशू यार। आ रहा है। आवाज का इशू आ रहा है, किसी और को भी आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा सिर्फ भाई को। सर ठीक है सही है सर। सर, आवाज सही है, सही है सही आवाज। है। अच्छा, मैं व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ। ठीक है। अब ये, यार ये व्हाइट बोर्ड से अली, ये स्क्रीन शेयर मेरा नहीं होगा शायद। यार किसी को पता है कि व्हाइट बोर्ड से सर स्क्रीन ये शेयर पे? सर सर पेन से ये राइट कर साइड लें में आप। जो है ना, वहाँ आप राइट कर सकते हैं पेन से ना। तो ये जो आपका व्हाइट पोर्शन यहाँ नजर आ रहा है, इसमें आप राइट कर सकते नहीं हैं। कर सकता स्क्रीन भी मेरे यही ख्याल से रहेगी। सर। कर सकते हैं मुझे सर नहीं पेन। लगता। सर पेन से नहीं हो रहा ना, अगर होता तो मैं आपको। अच्छा, हो रहा है। साइड में। जी जी सर, देखें सर। अच्छा, अब आपने पहली रेशो देखनी है जी, पी रेशो। ठीक है जी। अब पी रेशो देखने के लिए आवाज का आप, इशू आ रहा है। एक मिनट जी, मैं आवाज ठीक कर लूं पहले। ये आपको आवाज का इशू आ रहा है, बाकी सबको ठीक आ रही है। सर ठीक आ रही है सर, वो सिर्फ हमें तो अब आवाज का इशू, एक मिनट ठहरिएगा, मैं पहले आवाज का भी इशू ठीक क्लियर था। करता हूँ। सर आवाज अच्छा, ठीक है सिर्फ आपकी। वो भाई साहब को सिर्फ आ रहा है मुझे लगता है, और किसी को नहीं आ रहा। जिनको अच्छा, आवाज का आ रहा है ना इशू, वो रीज्वाइन कर लो। रीज्वाइन कर लें, हाँ अभी है स्पेस 10 लोगों की। अच्छा जी, ये अब पी रेशो है। अब पी रेशो से क्या मुराद है, आपने ना आज 5 से 6 रेशोज देखनी है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रेशो है उसे कहते हैं जी पी रेशो। ठीक है। अब पी रेशो से क्या मुराद है? पी रेशो से मुराद है जी, मैं आपको अगर यहाँ बता दूं। ओ यार, ये अच्छा ये बोला। अच्छा, मेरी ये स्क्रीन तो शेयर होगी थी ना जी। पी रेशो से जी जी मुराद है हो। प्राइस ओवर ओके सर। अर्निंग। आपने शेयर की प्राइस ऊपर रखनी है। ठीक है, प्राइस ओवर अर्निंग रेशो कि एक एक कंपनी है, जैसे ये पीएसओ है, 369 इसकी प्राइस है इस वक्त। इसने अर्निंग कितनी की है लास्ट ईयर? 39। अब कोई बंदा कैलकुलेटर खोल के मुझे बताए, मैडम आप ही बताएं, 369 डिवाइडेड बाई 39 कितना हुआ? इसे क्या पता लगता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 369 डिवाइडेड बाय 39 किया किसी ने जी? जी, कोई नाइन पॉइंट बताए फोर इधर आके। कितना जी? 9.4। ये जी 9.4, ये होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये चीज क्या बताती है? ये चीज ये बताती है कि कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलता है कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू? फॉर एग्जांपल पीएसओ के साथ मैं सेक्टर में चला जाता हूँ। पीएसओ सेक्टर है आपका, अ, इधर से, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी। मैं ये सेक्टर क्या पूरा खोल रहा हूँ। सेक्टर में मैं सेक्टर की स्नैपशॉट खोल ली, मुझे पता चला कि पी रेशो जो सेक्टर की है ना, वो है 7.88, जबकि एक्सपेक्टेड है 9। कितनी है जी? एक्सपेक्टेड 9 है, वैसे ये 7.88 है। अब उसमें जो कंपनीज हैं उनकी पी रेशो क्या है? अटक पेट्रोलियम की 4 है इस वक्त पी रेशो, क्लोवर की 6 है, हाईटेक लुब्रिकेंट 53 पी रेशो है, पीएसओ की 9 है। यानी अगर आप इस सेक्टर सेक्टर की एक्सपेक्टेड पी से जो शेयर ऊपर होगा, वो मतलब ओवर वैल्यूड समझा जाएगा। जो सेक्टर से नीचे है वो अंडर वैल्यू समझा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पी है। ये पीई एक बेस है। ठीक है। अब सर आपने यहाँ देखा। जी जी। सर ये क्लोवर पाकिस्तान जो है ये यार ऑयल एंड क्वेश्चन जो होंगे ना, मैं बाद में आपको बता दूंगा जी। ऑयल एंड गैस में आ गई है आप। ठीक है।
ओके ये थैंक यू। ये आ रहे हैं ओएमसीज में। मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर बाद में बता दूंगा जी इंशाल्लाह। तो पीएसओ की जो पी रेशियो है वो 9.4 है, जबकि सेक्टर की 9.05 है। तो इसका मतलब है कि सेम सेक्टर की पी से है। इस हिसाब से देखा जाए तो पीएसओ जो है वो आपका ग्रो नहीं करना चाहिए, सही रेट पे खड़ा है। यही वजह है कि इस रेट पे पीएसओ बड़ी देर से खड़ा है, पिछले 6 7 8 माह से ना 420 को एक दफा टच किया था, वापस है। अब आप कहेंगे कि आप कहते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। देखिए जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ना, इस बात को समझिएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो में हाली प्राइस और अर्निंग नहीं कर रही, उसकी अर्निंग मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? अभी उसकी अर्निंग इसलिए भी कम आ रही है क्योंकि उसने कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से, और कर्जे के इवज वो सूद दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉफिट कम आती जा रही है, उसकी अर्निंग कम आ रही है। जिस दिन पीएसओ को उसके सारे पैसे मिल जाएंगे तो पीएसओ कर्जा नहीं लेगा। पीएसओ तो बल्कि सेविंग अकाउंट में रख के पैसे के ऊपर प्रॉफिट लेगा। पीएसओ तो वो पैसा मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो जैसे अभी ऊपर आपने 360 रखा है डिवाइडेड बाय 39, तो कल आप ऊपर 360 रखेंगे डिवाइडेड बाय 60 रखेंगे तो इसकी अर्निंग पर शेयर हाफ हो जाएगी। यही रीजन है। ये अटक पेट्रोलियम पीएसओ से बहुत छोटी कंपनी है ये। इसकी पी आपको 4.09 नजर आ रही है, जबकि ये 454 का शेयर है। अटक पेट्रोलियम की अब ब्रोकर्स ने इसकी जो टारगेट प्राइस दी है वो 800 रुपया दी है। किस बेसिस पे 800 दी है? उन्होंने सिर्फ अर्निंग की बेसिस पे, कि अगर वो अर्निंग नॉर्मल ले आए तो उसकी क्या बनता है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कंपनी को कैसे वैल्यू करना है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने 9 जो एक्सपेक्टेड पीई है उसे मल्टीप्लाई कर देना है इसकी अर्निंग से। ठीक है, अटक की अर्निंग। अब मैं अटक की अर्निंग आपको निकालता हूँ। देखिएगा, आपको ये भी समझ लग जाएगी कि कैसे आपने अर्निंग निकालनी है, या वो फेयर वैल्यू निकालनी है अर्निंग से। आपने पीई को, ठीक है, एक्सपेक्टेड पीई को एक्सपेक्टेड अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दें। एपीएल मैं अटक का निकाल रहा हूँ जी, अटक पेट्रोलियम की। ब्रोकर ने इसकी जो एकेडी ने या एक दो और ब्रोकर ने 800 कहा है कि अटक पेट्रोलियम 800 पे जाएगा दिसंबर 2025 तक। इसका बीटा 0.92 है। इसका क्या मतलब है? इस पे ट्रेड कम होती है। अब इसकी अर्निंग पर शेयर है 61 रुपए। लास्ट की 111 रुपए थी, 61 रुपए है। पिछले क्वार्टर की 20 आई है, तो आप समझ लें अगले में भी 20 आए तो ये 81 हो जाएगी। अब 81 को मल्टीप्लाई करें 9 से। 9 है ना सेक्टर की, हमने सेक्टर की थोड़ी ये देखे ना, ऑयल एंड मार्केट की 9 है ना जी एक्सपेक्टेड। तो इसकी एक्सपेक्टेड को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आंसर आया जी? सेवन बताएगा ट्वेंटी कोई नाइन चला का? 729। तो इसलिए अटक को इस बेसिस पे आप अटक को कहते हैं कि इसकी टारगेट प्राइस 729 पे जाएगी। अब समझ गए बात? इधर तक सबको क्लियर है कि कैसे फेयर वैल्यू पी से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम उसकी पी निकालते हैं पीएसओ की। पीएसओ की एक्सपेक्टेड पी, हम एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है वो 34 आएगी हमारे ख्याल से, जो हमने अभी देखा है। 34 को मल्टीप्लाई करें 9 से, ये 34 को 9 से मल्टीप्लाई करें, पीएसओ की वैल्यू निकल आएगी। करें जी, थ्री जीरो 34 सिक्स को 9, थ्री थ्री जीरो जीरो सिक्स सिक्स है। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि जब 306 पे पीएसओ, आप ग्राफ खोलिएगा तो देखिएगा जब 306 पे पीएसओ गया ना, तो उधर जाके बड़े लोगों ने बाय किया। उधर आपको एक स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगी। मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ 300 से 306 का रीजन पीएसओ की बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट होगी। क्यों? जो वैल्यू इन्वेस्टर जो इस तरह कैलकुलेट करता है वो ऐसे इस चीज को देखता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज के अंदर अर्निंग पर शेयर में पीएसओ इसलिए पीछे है कि वो सारी चीजें फैक्टर है। अब किसी और का भी हम निकालते हैं, कोई कोई एक बंदा बता दे किस कंपनी की हमने पी वाइज निकालनी है, उसका भी निकालते हैं। बताएं सर जी स्पेल किसकी। सर स्पेल का। चलें स्पेल की निकाल लेते हैं। स्पेल की सबसे पहले स्पेल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है भला? स्पेल की क्या है कंपनी है वो? पैकिंग सेक्टर। पैकिंग है। पैक चलें पहले मैं लेदर। स्पेल खोला। ठीक है, अब स्पेल ओपन हुआ तो उधर सर मुझे पता इसके लगा कि बाद एक मिनट एक गैल मिनट की कह रहे हैं। निकालना सर, गैल की, तो इसके सर बाद गैल की गैल की। छोड़ें, उसकी नहीं निकलेगी, उसकी नहीं निकलेगी। गैल की पी 63 है, उसका फार्मूला बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब ये फ्री फ्लोट
ये जो है ना स्पेल स्पेल की अर्निंग पर शेयर है जी 3 क्वार्टर की 4, लास्ट क्वार्टर की आई 1.70। हम इमेजिन करते हैं 1.70 ही दोबारा आ जाए, तो ये हो जाएगा 5.70। ठीक है। अब स्पेल है पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग में। अब मैं जाऊंगा पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग में, सेक्टर स्नैप। ठीक है, ये आप सामने आपके इसलिए खोलने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि चीजें कैसे देखनी है, बाद में ये ना कि आपके पास कोई प्रीमियम है। पेपर बोर्ड वाला कहाँ गया, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग। अब 5.70 याद रखना है जी। अब जी ये मैंने एक्सपेक्टेड P67, ये वाकई इसकी पी है इस हिसाब से दी। ये देखें जी, पेपर बोर्ड का ये बता रहा है 67, और स्पेल की वो बता। अच्छा, एक मैं मजे की बात बताऊं, आपने एक चीज नोट करनी है, स्पेल की रिसर्च में हमने भी नोट किया था। अच्छा, स्पेल को ना पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग की अंदर लिस्ट में वो रखते ही नहीं है, ये स्टैंडर्ड कैपिटल वाले। ठीक है। बहरहाल, बहरहाल एक्सपेक्टेड पी जो है ना, ये इसकी गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। और कोई कंपनी बताएं जी। सर सर MEBA के ये एम वाली एल है सर सर के एम WTL एल WTL। और यार WTL, यार इसकी क्या पता लगनी, कोई और आप बताएं पावर यार ले सर लें के जल्दी। सर, एम आप एल पावर। के एम एल SNGPL सर देख ले लो। लें। AML कौन सी है? आपको की निकाल लें। कोई नूर मिल FCCL का पहले देखें सर, फौजी सीमेंट्स का कर दें। हबको लगा लेते हैं, ये हबको किसी ने बोला है। मैंने बोला था सर। चलें, हबको की अर्निंग पर शेयर 26 है 3 क्वार्टर की, 8 पिछली आई थी। अब इसमें 8 ही और ऐड कर लें, 32 हो गई। तो 32 होगी ना, 32 होगी। तो अब हम दोबारा चाहते हैं सेक्टर में, और हबको का सेक्टर कौन सा है जी? कोई बताएगा? पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर सेक्टर सर। अच्छा, 24 है एक्सपेक्टेड। अब 32 को 24 से मल्टीप्लाई करें जी। किया किसी ने मल्टीप्लाई? सर 768। 768। अब यहाँ क्या करना है आपने, जो एक्सपेक्टेड पीई है ना, वो इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि सारी आईपीपीस के प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। अब कुछ कॉमन सेंस लेके आएंगे, सारे आईपीपीस के प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं, इनकी अर्निंग पर शेयर अच्छी नहीं आ रही, जिसकी वजह से इनकी पीई बढ़ती जा रही है। अब हबको की अगर ओरिजिनल आपने वैल्यू निकालनी है ना, तो हबको की ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे आप, इसकी पी से मल्टीप्लाई करेंगे जो लास्ट एनुअल पीई थी, जब आईपीपीस बड़े अच्छे चल रहे थे। अभी सिर्फ आईपीपीज में हबको अच्छी चल रही है। तो अब आप जब हबको की अर्निंग पर शेयर कितनी हमने निकाली थी, 30 कुछ, 32 को आप मल्टीप्लाई करें 7 से, ये 220-25 के आसपास बनेगी। और हबको अगर BYD को ऐड किए बगैर सिर्फ जितने पैसे हबको के पास हैं और जो उनकी चीजें चल रही हैं, उनकी बेसिस पे देखें तो हबको की फेयर वैल्यू जो है वो 210-12 है। अगर BYD अंदर ऐड हो जाएगी, ये 210-12 बड़ी जल्दी आ जाएगा। अगर BYD हबको के अंदर ऐड नहीं होगी, मतलब उसकी सेल्स नहीं आती, जो कि इम्पॉसिबल है, अगर सेल नहीं हबको के अंदर आती, तो हबको स्टक रह जाएगा। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड पी जो होती है ना, ये जो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ वैल्यू का, एक्सपेक्टेड पी या पिछली पी, ये रफ मेथड होता है। ये अकाउंट्स या सीएस इसे बड़ा ज्यादा यूज नहीं करते। ये हम लोग जो होते हैं ना रिटेल इन्वेस्टर, ये एक अंदाजा लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब अंदाजा लेने के लिए अगर ये यूज करते हैं, तो असल मेथड क्या होता है? असल मेथड होता है डिस्काउंट कैश फ्लो। डिस्काउंट कैश फ्लो क्या होता है? उसके अंदर मेरे भाइयों आपने लेना होता है कि फ्री कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो, उसकी CAGR। फिर आपने देखना होता है कि कितना डिस्काउंट, डिस्काउंट से मुराद कि कितना डिविडेंड आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर उन सारे फार्मूलाज को लगाते हैं तो आपको DCF आता है। लेकिन अगर DCF का आपको नहीं पता, तो ये मेथड भी 45 से 60% एक्यूरेसी दे देता है। ठीक है, लेकिन ये एक जुगाड़ मेथड होता है। तो पी रेशो देखने के लिए ये। अच्छा, अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी अर्निंग इस तरह इंक्रीज नहीं होती, लेकिन उनकी प्राइस इंक्रीज होती है न्यूज बेसिस पे, इन्हें कहते हैं ग्रोइंग कंपनीज। ठीक है, जब ग्रोइंग कंपनीज आती है ना, तो उनकी पी बड़ी अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा आती है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दे सकूं, तो इधर ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं वो अभी उन्होंने गाल का किसी ने पूछा था, तो मैं अगर ऑटो ऑटो असेंबलर्स में जाऊं, तो
ऑटो असेंबलर की इस टाइम पी है एक्सपेक्टेड 8 है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जबकि इनकी पी 10 है। ठीक है, आगे आने वाली 8 होने जा रही है। अब जब यहाँ आप पी की सारी लिस्ट देखते हैं तो गंदारा की आप देखते हैं तो आपको पी मिलती है 62। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड से या जो भी पी है उससे कम होगी तो कंपनी अंडर वैल्यू होगी, वैसे ज्यादा। तो इस हिसाब से तो अलगाजी ट्रैक्टर अंडर वैल्यू है, एटलस होंडा ठीक है फेयरली वैल्यूड है। अच्छा, दीवान फारूकी इसको तो छोड़ देना, ये तो कंपनी लॉस में है। उसके बाद गंदारा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ये आप कह रहे हैं ये 63 पे, इस हिसाब से तो इसे हाथ ही नहीं डालना चाहिए। कहाँ 8, ठीक है, कहाँ ये 8 मेरे भाइयों, और कहाँ ये 63। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, देखिए मार्केट हमेशा मूव करती है फ्यूचर फॉरवर्डिंग। ठीक है, वो आगे देखती है कि भाई मैंने किधर जाना है। आपकी कोई न्यूज आएगी, जैसे डीएफएमएल है, डीएफएमएल इस टाइम इसकी पी इसलिए नहीं है, ये कंपनी लॉस में है, मुझे इसके जुबानी ये लॉस याद है। 90 लाख का इसने बिजनेस किया है और 23 करोड़ का इसने खर्चा किया है, ये लॉस है इसका। ठीक है, अब उसकी पी, लेकिन फिर भी उसका शेयर ऊपर क्यों जा रहा है, न्यूज बेसिस पे। क्या न्यूज है कि इन्होंने एक गाड़ी बनाई है ऑनरी, बाय द वे दरवान फरूकी मोटर्स की अपना प्लांट बंद पड़ा है, डिफॉल्ट है, बैंक्स के पैसे देने हैं, बैंक्स ने नीलामी पे लगाया है, ये किया को कभी उसको तरला करते हैं हमें असेंबली लाइन दे दो हमने बनाना है। बहरहाल दीवान फारूकी की एक न्यूज आई जिसकी बेसिस पे चलना है, तो मार्केट हमेशा न्यूज बेसिस पे चलती है, सेंटीमेंट बेसिस पे, जब कोई बड़ी स्ट्रांग न्यूज आ जाए। ठीक है, अभी साजगार में हैवल आई नहीं थी, साजगार ने चलना शुरू कर दिया था। साजगार में हैवल के नंबर्स ऐड नहीं हुए थे, साजगार 295 पे चला गया था 50 रुपए से उठ के। ठीक है, इसी तरह गंदारा की जब न्यूज आई कि ये गाल वाले जो हैं गंदारा ऑटो वाले, ये असुजो जैक हंटर, ये जो अपना जैक हंटर T9 लेके आए हैं। ये न्यूज आई, T9 की बुकिंग शुरू हुई, 3,000 बुकिंग्स हो गई। ये अभी इसके नंबर्स आने हैं और मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू कर दी। जब प्राइस बढ़ना शुरू कर दी, अर्निंग तो हर 3 माह बाद बढ़ेगी ना, अर्निंग अभी बढ़ी नहीं, प्राइस बढ़ना शुरू कर दिया। तो वो पी तो होता है डेली बेसिस पे, आप प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करें, डेली बेसिस की पी आ जाएगी। तो वो कैलकुलेशन में आ गई 63 कि प्राइस बढ़ गई अभी अर्निंग। फिर ऐसी कंपनी को आपने अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं कहना, आपने पहले देखना है कि कंपनी अच्छी है, अच्छी है जी, ठीक है जी, ओके। क्या कंपनी अच्छी होने के बाद क्या कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ है, हाँ जी स्टोरी है इसकी कोई आई, तो फिर आपने क्या देखना है, फिर आपने जाके डाटा पोर्टल पे जाना है। ठीक है, डाटा पोर्टल पे जाके आपने, अगर ये मुझे गाल दिखा देगा, नहीं दिखाना चाहता तो ना दिखाए, हम इधर देख लेंगे। आपने फिर देखना है गाल की पीईजी। उसने कहा जी इसकी 62 रुपीज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मैंने कहा जी ठीक है। उसने कहा जी एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 731% इसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगी। ठीक है, मैंने कहा ये हुई ना बात। उसने कहा लास्ट ईयर इसने पूरे साल के अंदर 6 रुपए दिए थे, जबकि अभी 3 क्वार्टर के अंदर इसने 40 रुपए तकरीबन दे दिए, 39 पॉइंट। अब इसका क्या देखना है, अब आपने इसकी देखनी है प्राइस अर्निंग ग्रोथ। ये क्या होता है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ होता है कि पीई ऊपर लिखें आप, यानी 62 को डिवाइडेड बाय कितनी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होनी है, 731%। अब कोई मैडम आप ही दोबारा 62 को डिवाइड करें 731 से, यानी पीई जी का मतलब है प्राइस अर्निंग ग्रोथ, कि प्राइस अर्निंग सर ऊपर लिखें 0. 0.0848। 0.08, चलें ये 0.01 इन्होंने लिखी, आप 0.8 कर लें। तो जिस, अब इसका क्या पीईजी या प्राइस अर्निंग ग्रोथ, अगर किसी कंपनी की 1 से नीचे है वैल्यू, किससे, 1 से नीचे है, जैसे मैंने बीटा में बताया था 1 से नीचे है, उसका मतलब है कि कंपनी अंडर वैल्यू है, आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। पी रेशो वाला फार्मूला गलत हो गया, पीजी की बेस पे आप इन्वेस्ट कर लें। जिसका 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर है, वहां आपने इन्वेस्ट नहीं करना, उसकी ग्रोथ कोई नहीं हुई, उसकी ग्रोथ कोई नहीं हुई, जिसकी वजह से अब वो 1 से ऊपर है, वो पीजी जो है वो वाला फार्मूला नहीं, वहां ग्रोथ ही नहीं हुई। तो वहां आपने पी देखनी है, पी ज्यादा है तो अब पीछे हट जाए उधर से। ठीक है, तो आपको समझ लग गई है सब भाइयों को कि पी जी और पी को कैसे आपने देखना है। सबसे पहले पी देखनी है,
पी अगर आपकी सेक्टर से नीचे है तो वो तो आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि अंडर वैल्यू है, ठीक है। अगर सेक्टर से ऊपर है, ये है। अब मैं आपको बताता हूं, हम एक साजगार का देखते हैं। साजगार की जी पी रेशो है 8.54, जबकि एक्सपेक्टेड है 4। अब मैं इसकी फेयर वैल्यू निकालता हूं। अब आपने याद रखना है कि एक्सपेक्टेड पी है 8 आनी है 8। याद रखें कि ये जो हमारे ऑटो असेंबलर्स हैं, इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। क्यों अच्छे आ रहे हैं? इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, इसलिए अच्छे आ रहे हैं। अर्निंग जितनी अच्छी आती जाएगी, पी उतनी नीचे होती जाएगी, ठीक है। अब 8 आपने याद रखना है। अब मैं साजगार का अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर की देखता हूँ। मेरे ख्याल से ये 160 के पास होगी। चलें, ये इस तरह देख लेते हैं। साजगार साजगार, ये नेट नेट मेरा साजगार नहीं है, बाकी सब कुछ है। खैर, ये इस दफा इसकी अर्निंग पर शेयर ना 200 को क्रॉस करना चाहिए। यार कोई देख के बता दे इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है इस दफा। उतनी देर मेरा नेट से फायदा उठाया करें ना, आप भी थोड़ा काम किया करें। तो आपने क्या करना है, जो भी इसकी अर्निंग पर शेयर है ना, उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ। एक सौ इसकी अर्निंग इकतीस पर की शेयर 2024 की। कितनी है 2024 की? 131 अर्निंग पर शेयर। इस अभी 3 क्वार्टर की कितनी आई है? तकरीबन 212 है। 212। और लास्ट क्वार्टर की कितनी है? 103। अब 212 के अंदर 103 ऐड करें तो आप 300 कर लें। फर्ज किया जी साजगार की अर्निंग पर शेयर इस साल 300 आएगी, पिछले तीन साल सौ ये पंद्रह 160 थी। तो 300 आएगी, 300 को मल्टीप्लाई करें जी 8 से। 300 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2400 हो जाएगा। तो साजगार की फेयर वैल्यू 2400 है। जबकि अगर बड़ी भी कंजर्वेटिव लगाए ना, तो मेरे भाइयों साजगार 1900 रुपए का शेयर है। अब यहाँ यही तो मजा आता है पी रेशो से। अब पी रेशो आपकी होंडा की पी रेशो है 14, जबकि साजगार की पी रेशो है 8, ठीक है। कहाँ गया? नीचे नीचे 8। अब होंडा तो 275 पे का है। आम लोग तो यही कहेंगे ना कि होंडा सस्ता है, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ साजगार सस्ता है। क्योंकि साजगार में ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ के अभी पैसे आने हैं साजगार के अंदर, जबकि होंडा में कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो इधर तक कंसेप्ट समझ लग गई है जी आप दोस्तों को? जी सर। इधर तक अगर समझ लग गई है तो ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना होता है? अच्छा, ये देख लूं किसी का कोई इसमें कोई समझ आ रही है? परफेक्ट हो गया जी, परफेक्ट। इधर तक परफेक्ट हो गया। अब आ जाए आगे। अब हम किसकी बात करते हैं जी? पी की होगी, ये होगी। अब मैं एक और रेशो की बात करता हूँ, वो रेशो है जी, आप नीचे आए पीएसओ पे। ये जी एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी पता चल गई, पीएस ग्रॉस मार्जिन। भाई ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट रेशोस यहाँ भी समझनी है ना। ग्रॉस मार्जिन ये होता है कि आपने 100 रुपए की एक बॉल पेन बेची, जबकि बॉल पेन के अंदर प्लास्टिक लगा, बॉल पेन के अंदर रेंट, वो जो प्लांट था, बिजली आई, वो सारा कर करा के ये मुझे 80 रुपए की पड़ी और 20 रुपए मेरा प्रॉफिट आ गया। इस चीज को कहते हैं ग्रास प्रॉफिट। वैरन बफे ये कहता है कि आपने कंपनीज ढूंढनी है ना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो कोशिश करें 40% प्लस ग्रॉस प्रॉफिट पे जाए। कितना जी? 40% प्लस। आप कहेंगे यार 40% प्लस तो बड़ा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल बड़ा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। लेकिन क्योंकि पीएसओ, ये जो पेट्रोलियम कंपनीज होती है ना, इनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है। 3 खरब रुपए का, 3.5 खरब रुपए का पीएसओ तेल बेचता है साल में। तो इनके लिए 2%, 3% ही अरबों रुपए में निकल जाता है, ठीक है। यानी 350 अरब रुपए का अगर कोई पेट्रोल बेचेगा, ठीक है, तो उसके लिए 3% का ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मैटर करता है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे कौन सी कंपनियों ने मूव किया, अब नोट कीजिएगा। आप एक शेयर देखते हैं, फैक्टो। फैक्टो का पता है ना, सीमेंट सेक्टर का शेयर है। अब फैक्टो की ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप लोग देखें ना, जो भाई फैक्टो, पता नहीं क्या हो जाता है यार, जब आप लोग आते हैं ना ये घबरा जाता है इंटरनेट। पेज रिफ्रेश कर लो। अच्छा जी, या मैं आपको दिखाता हूँ जी, फैक्टो है, फैक्टो सीमेंट। आपने देखा होगा सीमेंट सेक्टर सारा चल रहा है, लेकिन फैक्टो ने अभी प्रेशर लिया हुआ है।
मुझे इसलिए याद है, आज किसी का मैसेज आया था, उसने 2 लाख फैक्टो लिया हुआ है 101 रुपए पे, और वो पूछ रहा था क्या करना है। अच्छा, अब इसकी फैक्टो ने, इसकी जो ग्रास प्रॉफिट मार्जिन था ना 13% था। यानी 100 रुपए की चीज अगर फैक्टो बेच रहा है तो उसमें 13 रुपए उसे बच रहे हैं अभी, उसके अंदर से उसने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो कास्ट निकालनी है 13 रुपए। ठीक है, अब दूसरी साइड पे अगर मैं फैक्टो को कंपेयर करता हूँ ठट्टा सीमेंट के साथ, ठीक है, तो ये चीजें, इससे छोटी छोटी चीजें देखना शुरू करेंगे ना, आपके डिसीजन चेंज होना। ठट्टा सीमेंट 28 रुपए, यानी फैक्टो से डबल ग्रास प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ठट्टा सीमेंट ने अपनी सारी बिजली को कन्वर्ट कर लिया है इनटू रीन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर से, विंड से। मैं बड़ा देखता हूँ इन चीजों को। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ ना, मैं जब नोट करता हूँ ना बीबीएफएल को, तो मैं कैसे देखता हूँ बीबीएफएल को, ये इन्वेस्टर लॉन्च है, ये इसकी पेड मेंबरशिप है, लेकिन ना लेना आप, मैं जो पूछना हो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा इसमें से। मैं जब बीबीएफएल को कंपेयर करता हूँ ना, तो मैं इस तरह देखता हूँ कि मुझे अर्निंग पर शेयर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस परसेंटेज वाइज ग्रॉस प्रॉफिट फूड सेक्टर में किसका ज्यादा है। जब मैं वो देखता हूँ तो मुझे वो कहता है कि यूनिलीवर 38% ग्रॉस प्रॉफिट, नेस्ले 35%, जेलाटिन पाक, ये जो है जेलाटिन लीनियर, ये 32%, कोलगेट, अब ये इसको छोड़ दें, ये किसी और टाइप की कंपनी है, कोलगेट, नेस्ले, यूनिलीवर, इसीलिए तो ये टॉप पे है कि इनके ग्रॉस प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। जबकि हम कहते हैं, हम कहाँ भाग रहे होते हैं, हम ये क्लोव, क्यूस, एफएफएल, एफएफएल का 15% है, अब बीबीएफएल का 22 है, और ये अगले अगले साल तक ये प्रॉफिट आपका इनकी लाइन में आ जाएगा, 30 की रेंज में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बीबीएफएल का भी जो 60 करोड़ का बिल था, वो भी अब इनको बचत हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी सोलर लगवा लिया है। प्लस बीबीएफएल को इसलिए भी बचत हो जाएगी क्योंकि फीड मिलों की जो फीड बनाने वाली चीज है ना, कॉर्न, मकई, मकई जो है पहले 38 रुपए, 3800 रुपये मन थी, अब वो 1400, 1500, 1600 रुपये पे आ गई है। वहां से भी इनको पैसा बच जाएगा, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन है ना, तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट में मेरे भाइयों देखनी होती हैं। तो ग्रास प्रॉफिट देख लिया, यहाँ तक क्लियर है जी? किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है या किसी का कोई क्वेश्चन है इधर तक? क्लियर है सर। अच्छा, ये जो यासिन साहब ने क्या वीकली मंथली डिस्पैचेस, फर्टिलाइजर और सीमेंट की देख सकते हैं, वीकली नहीं, मंथली। फर्टिलाइजर्स की आप देखेंगे स्टेट बैंक की वेबसाइट से जाके, सीमेंट्स की आप देखेंगे सीमेंट एसोसिएशन की वेबसाइट से, और गाड़ियों की आप देखेंगे पैमा की वेबसाइट से, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। तो ये तीनों के आप नंबर देख सकते हैं। जी जी, प्रीमा बिल्कुल उससे अहेड है, कोई इसमें दो राय नहीं। और प्रीमा की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, अगर आप में से किसी ने प्रीमा का दूध पिया हुआ है, जो वो देते हैं, सप्लाई करते हैं, और एज कंपेयर टू आप एंग्रो का ऑल पर देखें, तो प्रीमा की क्वालिटी प्रोडक्ट की ऊपर वाले लेवल की है। अच्छा, अब आगे आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट के आगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट देख लिया, फिर आगे जी सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है, कि पिछले साल से इस साल इनका 39% ज्यादा है। सेल ग्रोथ इस क्वार्टर में इनकी 16% कम है, ये कुछ नहीं आपने देखना। अब आगे आ जाए इंटरप्राइज वैल्यू, चलें ये भी मैं बता देता हूँ ये क्या होती है। इंटरप्राइज वैल्यू मेरे भाई वो वैल्यू होती है कि आज इसी वक्त किसी कंपनी ने, इसे कहते हैं ईवी वैल्यू, आज इसी वक्त मैं कहता हूँ ठट्टा सीमेंट के शेयर, उनके ओनर के पास जाता हूँ, कहता हूँ ठट्टा सीमेंट के शेयर मुझे दे दो। वो कहते हैं अच्छा आपने लेने हैं, तो मैं कहता हूँ किस रेट पे, वो कहेंगे एंटरप्राइज वैल्यू हमारी 155 रुपए, मैं कहूंगा ये 155 रुपए ले लें। हम मार्केट के अंदर वैल्यू ऊपर नीचे इसलिए होती है, मार्केट के अंदर उस शेयर की डिमांड डिपेंड करती है उसके ऑपरेशंस पे। एंटरप्राइज वैल्यू में फ्यूचर को नहीं वो देखते, करंट क्या है, कि आज अगर इस कंपनी को मुझे बेचना पड़े तो पर शेयर इतने का बिक जाएगा, ठीक है, कोई मुझे इसका रेट दे देगा। जबकि बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू ये होती है कि आज कोई मेरे से रेट खरीदने नहीं आया, कोई मेरा शेयर नहीं खरीद रहा, 155 पे भी नहीं खरीद रहा, 185 पे भी नहीं खरीद रहा। अब मैंने ये डिसाइड किया सारी कंपनी के बेचूंगा, मैं इसकी जमीन बेचूंगा, इसका प्लांट बेचूंगा, इसके सारी चीजें बेचूंगा, बेच के जितने लोगों के उधार देने हैं वो दे के पीछे मैं नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करूंगा, फिर मेरा पर शेयर 68 रुपए का। समझ आ गई है? इंटरप्राइज वैल्यू, करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जिसे कहते हैं, और बुक वैल्यू। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बुक वैल्यू दिखा देता हूँ, मजेदार जो बुक वैल्यू ATRL की, अटक रिफाइनरी की। ये भी एक केस है ना जी, अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी के पास पैसे देखें जी,
82 अरब हो गया सर। अब तो मेरा 78 अरब रह गया। अर्निंग पर शेयर इसकी 80 रुपए थी। ठीक है, लास्ट ईयर की इसकी अर्निंग पर शेयर 236 रुपए थी। 7%, क्योंकि इसका भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होता है। जबकि इंटरप्राइज वैल्यू इसकी 364 रुपए है, उसमें बैंक अकाउंट शामिल नहीं हो। ठीक है, जबकि बुक वैल्यू पर शेयर इस वक्त इसकी 1315 रुपए है। इसका मतलब है कि अटक रिफाइनरी आज ही अपना कारोबार बंद करे, अपना सारा सामान बेचे, अपने कर्जे उतारे, कर्जे उतार के जो असल वैल्यू है वो इसकी 1315 रुपये है शेयर। दुआ करें जिन्होंने अटक रिफाइनरी ली है, अल्लाह ना करे अटक रिफाइनरी डिफॉल्ट हो जाए ना आज, मतलब डिफॉल्ट क्या बंद हो जाए और ये सब कुछ बेच दे, तो पर शेयर 1315 रुपये का इसका आपसे खरीदेगी, जिसने भी खरीदना है और पैसों में कन्वर्ट कराना है। तो ये है जी इसकी बुक वैल्यू। अमूमन ये भी एक तरीका होता है किसी कंपनी को देखने का, क्या वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे है या ऊपर है। अगर वो अपनी बुक वैल्यू से नीचे है तो इसका मतलब है असल रेट तो इसका वो है ना, अभी कभी ना कभी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चली जाएगी। देखें, बुक वैल्यू में और क्या चीजें ऐड होती हैं, आने वाला पैसा भी एसिड होता है। यानी जैसे आप जब देखते थे ना आईपीपीस को, तो निशात, मुझे याद है 28 रुपए का निशात का शेयर होता था, जबकि उसकी बुक वैल्यू होती थी 68। तो जब मैं पढ़ता था तो देखता था कैश तो इनका नेगेटिव है, तो मुझे पता लगता था गवर्नमेंट ने आईपीपीस को अभी इतने पैसे देने हैं, तो वो पैसे इन्होंने एसिड्स में रख लिए हैं, और वो एसिड्स को जब डिवाइड किया तो बुक वैल्यू इनकी 68 रुपीज आई है। फिर जो जो गवर्नमेंट पैसे देती थी वो लोगों को पैसे बांटते थे डिविडेंड की फॉर्म में। यही वजह आईपीपीस के पास डिविडेंड हिस्ट्री बड़ी अच्छी थी है नहीं, अब नहीं आईपीपीस में जाना जब तक कोई हमें उसकी क्लियर पिक्चर नहीं नजर आएगी। तो ये भी एक तरीका होता है। अब टॉम सी एल है ना, वो कल हमने रिसर्च की थी डिस्कॉर्ड पे। टॉम सी एल के अंदर 30 रुपए का शेयर है, उसकी बुक वैल्यू 33 रुपए है, और उसकी फेयर वैल्यू डिस्काउंट कैश फ्लो से 57 रुपीज है। जबकि अगर हम जुगाड़ मेथड, जो पीई वाला मेथड लगाएं, तो उस मेथड से भी उसकी वैल्यू 52 रुपीज आ रही है। ठीक है, ये इस तरह आपने वैल्यू, तो आपको एक वैल्यू का तरीका पी रेशोज का मैंने बता दिया। जिसकी पी ज्यादा है उसकी आपने पीजी देखनी है। पीजी से अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, वन से ऊपर नीचे पता लग गया। उसके बाद फिर मैंने आपको एंटरप्राइज वैल्यू का कंसेप्ट दे दिया, ग्रॉस मार्जिन का बता दिया, देखना चाहिए। और जिन जिनका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होगा ना, वो शेयर आपको, आप देखिएगा सेक्टर में बढ़ते हैं। रीजन होती है, कुछ ऐसे शेयर हैं, परवेज अहमद सिक्योरिटी, आईसीबीएल, ये वो, इनकी कोई रीजन नहीं है, इन पे सट्टा है। ठीक है, और ये सिर्फ 5 से 7% होते हैं। जब भी कोई भी एक ऐसा शेयर जो अपने रेट से डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, उसकी कोई ना कोई रीजन होगी। सीमेंट सेक्टर के अंदर पिछले 1 साल के अंदर कौन कौन से शेयर डबल हुए हैं? एमएलसीएफ सीमेंट सेक्टर के अंदर आपके डबल हुए हैं। ठट्ठा सीमेंट Flying. डबल हुआ है, डबल नहीं हुआ। ठीक है, फ्लाइंग, इन सारों की रीजन है, आप इनके ग्रॉस प्रॉफिट्स देखें, इन चीजों को देखें। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी कोई रीजन नहीं होती। प्रीमा क्यों ऊपर जा रहा था? प्रीमा को जाना चाहिए था ऊपर, 24 से 48 पे जाना चाहिए था। इतनी उसमें कुछ चीजें आई कि उन्होंने ग्रीन शूट, स्कूक, उन्होंने कहा जी हम हनी बिजनेस में भी जा रहे हैं, एग्स के बिजनेस में भी आना चाह रहे हैं, सब कुछ। लेकिन प्रीमा 90 पे चला जाए, कोई रीजन नहीं। बीएनएल, बनीज की मैंने आपको रीजन बता दी ना। रस और बंस वैसे ही हो गए, उन्होंने एक्सपैंड भी कर लिया मुल्तान इस्लामाबाद में। अब आपने जाके बनीज की चीजें नजर भी आने लग गई हैं सुपर मार्ट्स में। उसके बाद इनका रॉ मटेरियल क्या है? वीट। वीट सस्ता हुआ, बगैर रीजन के कोई चीज ऊपर जाए ना, तो उसमें आप लोग इस रिग्रेट में ना जाए कि देखें, शेयर ऊपर चला जाए, आपने बेच दिया, उसके बाद ऊपर चला गया, अगर आप उस वसवसे में जाएंगे ना कि वो हो ना बेचता, तो आप अपना शुक्र वाला सारा पार्ट ही मिस कर जाएंगे, जिस पे आपको शुक्र करना है। ठीक है भाई, जब भी शेयर बेचे ना, चाहे लॉस में बेचें चाहे प्रॉफिट में बेचें, शुक्र किया करें। ठीक है, और देखें जिस दिन आप शुक्र करने लग गए उस दिन आपको ट्रेड्स बड़ी अच्छी मिलना शुरू कर देंगी। यहाँ तक पहुंच गए। अब डेट टू इक्विटी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। अब इसकी डेट टू इक्विटी रेशो इस वेबसाइट पे गलत है। ये पाकिस्तान में बड़ा मसला है कि आपको डेट, मतलब बड़ी गलत चीजें मिलेंगी, कभी किसी का डाटा कोई खराब होगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अब आपको सीखना पड़ेगा, अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, अब डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशो होता है कि कंपनी, डेट क्या होता है? उधार। और इक्विटी क्या होता है? ओनर्स के कितने पैसे लगे। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ओनर्स के 100 रुपए पे कितना लोन लिया हुआ है। जब भी कंपनी बनती है उसमें ओनर्स के भी पैसे होते हैं ना। ओनर से मुराद सिर्फ वो नहीं होते जी, ये ठट्ठा सीमेंट का ओनर अनवर मजीद है, सिर्फ वो ओनर है, नहीं 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 नहीं। आप जिसके पास ठट्ठा के शेयर है वो भी ओनर है, उसके पैसे भी इसमें लगे हुए हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो होती है, ऊपर डेट रखें,
कि इतना उधार है, नीचे इक्विटी। फॉर एग्जांपल ओनर के 100 रुपए है, ऊपर उधार लिया उसने 20 रुपए, तो डेट टू इक्विटी रेशियो उसकी 20% हो जाएगी। कितनी? 0.2, या अगर परसेंटेज में बात करूं तो 20%। परसेंटेज से मुराद है 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो से ये पता चलता है कंपनी पे कितना कर्जा है। आपने डेट टू इक्विटी रेशियो देखी 37% ठट्ठा की, इसका मतलब है हर 100 रुपए पे ठट्ठा ने 37 रुपए लिया हुआ है। कितने रुपए लोन लिया हुआ है? 37 रुपए। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा ना, उतनी अच्छी बात है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई ऐसी कंपनी दिखाऊं जो डेट टू इक्विटी रेशियो में बहुत अच्छी है, तो मैं आपको अभी एक रिफाइनरी की कंपनी में ले जाता हूँ, नेशनल रिफाइनरी में। नेशनल रिफाइनरी के अंदर अगर मैं जाऊं तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 2094%। इसका मतलब है कि कंपनी के हर 100 रुपए, ओनर्स ने जो 100 रुपया लगाया है, उसके ऊपर 2000 रुपया लोन लिया हो। तो इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, ये आपने डिसाइड करना है। और यही भाई इन्वेस्टमेंट है, यही तो डिसीजन है एज अ ओनर, कि आप इस कंपनी के अंदर पैसा डालेंगे। आपके साथ आप इस तरह इसकी एग्जांपल लें, आपकी गली में एक परचून की दुकान है, उधर मिस्टर XYZ काम करता है, उस वो ओनर है, वो कहता है कि आ जाएं जी, अली भाई आ जाएं, सोहेल भाई आ जाएं, साद भाई आ जाएं, आके ना इन्वेस्टमेंट करें मेरे साथ। आप कहते हैं ठीक है जी जाएं। आपको पता लगता है कि उसकी जो दुकान है वो 3 लाख रुपए की है, जबकि जो उसने लोगों के कर्जे देने हैं ना वो 30 लाख रुपए। क्या आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो सुबह जाके NRL ले लें, अगर जवाब नहीं है तो भाई उससे फिर दूर रहें। तो यही कॉमन सेंस है सर, इट्स जस्ट कॉमन सेंस और कुछ नहीं है। अच्छा, परवेज अहमद सिक्योरिटी है, अब इसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं ना जाते जाते, ताकि आपका दिल भर जाए कि यार अच्छा हुआ हमने ले लिया। अब दोबारा मुझे रिफ्रेश करना, ये ना पता नहीं क्या होता है यार। अब ये साजगार की चलें, साजगार की खुल गई। साजगार का प्रॉफिट मार्जिन 27% है। आपको किसी भी ऑटो सेक्टर में इससे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन किसी का नजर नहीं आएगा। ठीक है। साजगार की सेल 217% सालाना बढ़ी है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर भी डबल हुई है सेल। एंटरप्राइज वैल्यू 955 है, बुक वैल्यू 347 रुपए, 347 है। जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो 65%। अच्छा, ये भी गलत है, कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो डेट टू इक्विटी दी है ना, उसमें लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म दोनों दिया है, टोटल डेट टू इक्विटी। हमने ज्यादा देखना होता है लॉन्ग टर्म। उसकी क्या रीजन है ये भी सुन लें। लॉन्ग टर्म डेट हमने इसलिए देखना होता है, शॉर्ट टर्म डेट तो कंपनी कभी कभी लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कारोबार बड़ा तेज बढ़ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने सप्लायर को देने हैं, तो मैं बैंक से उसी टाइम लेके दे दूंगा, जो अगले महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में से देखना होता है, जो वो आपने देखनी है शॉर्ट टर्म में। अब PASL के बारे में भी हम बात कर रहे थे ना, इधर ही खोलते हैं यार, ये खुल गई PSL। PSL का भाई देख लो जरा, डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी कितनी है। यानी हर एक 100 रुपए पे ओनर्स के कंपनी ने 69,000 रुपीज लोन लिया हुआ। कितना जी? 69,000 रुपीज। 60, मैं फिर बता रहा हूँ, वो PASL जो 90 पैसे से 4 रुपए 5 रुपए पे चला गया है। और हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इसमें करोड़ रुपया डाला होता तो आज वो करोड़ रुपया हमारा कितने, 30 करोड़ हो जाता, कोई कहता है 22 करोड़ हो जाता, कितने दिनों में ये। भाई डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी हर 100 रुपए पे 70,000 रुपए लोन ओनर्स ने लिया हुआ है। इसकी अर्निंग पर शेयर है 0.04। अब इसको मैं कैलकुलेट करने बैठ दूं, इसको WTL को, यार क्या मेरा मतलब साइंस। और फ्री फ्लोट 99%, यानी ओनर्स के पास सिर्फ इस कंपनी का 0.32% है, बाकी सारा पब्लिक के पास है। और पब्लिक में कौन हमें ये घुमा रहा है? ये हमारे ब्रोकर भाई। ठीक है, हमारे सेठ हमें घुमा रहे हैं और हम घूम रहे हैं। ठीक है, ये सारा हिसाब किताब है। और कंपनी इस टाइम मार्केट कैप कितनी है कंपनी की? वो है 58 बिलियन। 50 सॉरी जी, 0.58 बिलियन। 0.58 बिलियन को आप देख लें कितने करोड़ बनते हैं। इतने की कंपनी है और ये है। और परवेज अहमद सिक्योरिटी की, काश मैं आपको दिखा सकूं, परवेज अहमद। अच्छा, यहाँ से मैं जाता हूँ ना, डाटा पोर्टल पे जाता हूँ, मैं आपको ना परवेज अहमद सिक्योरिटी दिखाना चाहता हूँ कितनी शानदार कंपनी है। और यार ये क्या हो रहा है? यार कोई मुझे बताएगा, अब ये क्रॉस मैंने करना है, इसको क्रॉस कर लूँ? परवेज अहमद सिक्योरिटी के स्पेलिंग क्या है? PASL।
ये पीएस परवेज अहमद सिक्योरिटी की मैं डाटा पोर्टल पे गया, सबसे पहले उन्होंने लिखा नॉन कंप्लाइंट है, छोड़ दो इसको, ना करना। सारा कुछ किया, और मैंने इसकी वेबसाइट खोलने की कोशिश की, परवेज अहमद नेट। ये जी परवेज अहमद सिक्योरिटीज की वेबसाइट खुल रही है, आज इसका बिजनेस भी देख लेना। और ये बस खुल गई है सर, कोई और खोले। परवेज अहमद सिक्योरिटी की वेबसाइट मेरे पास ही नहीं खुलती, शायद मुझसे नफरत करते हैं, किसी और की ओपन हो रही है। ठीक है, बहरहाल ये जी परवेज अहमद सिक्योरिटी फॉर यू है। ठीक है, तो ये होती है डेट टू इक्विटी रेशो, इसलिए ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंटली साथ देखनी होती है। इधर तक समझ आ गई है जी, या मैं देख लूं सारों को समझ आ रही है? सर ग्रोस मार्जिन इसके नील है। कोई बिजनेस ही नहीं है मैडम, नीली होने हैं, नीली होने हैं। अब देखे ना, मैं उधर बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ हमारे भाई पूछ रहे हैं ग्लेक्सो क्यों डाउन है सर। ग्लेक्सो इसलिए डाउन है क्योंकि मार्केट डाउन है। अच्छा, एक यहाँ से चीज समझ लो, ऐसे मैसेजेस जो है ना वो, मतलब, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो होती है ना, कंपनीज, ग्लेक्सो, हेलोइन, ये वो, जब आप ये कहते हैं ना कि सर ये कंपनी क्यों डाउन है, या आपको ये लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट खोला करें। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट खोल के ना, तो देखा करें कि कितने लोगों के साथ ये हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ मेरे भाई आप लोगों के साथ नहीं होता, ये 200 और लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है। क्योंकि आज आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो की सिर्फ एक कंपनी पॉजिटिव थी रेट में, बाकी मेरे पोर्टफोलियो की, मेरे कंपनी के पोर्टफोलियो की 99% कंपनीज रेड में थी। तो मैं क्या आप जाके कहूँ कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, मेरा साजगार क्यों नीचे है, मेरा आपको क्यों नीचे है, मेरा ही एयर लिंक क्यों नीचे है, ठीक है, मेरा ही स्पेल क्यों नीचे है? नहीं कहना भाई। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, और आपको लगता है ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। तो ये भाई पी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, पीईजी रेशो, अभी आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना है इन 4-5 रेशोज पे। बाकी आपकी रहती हैं 3-4 रेशो। वो कौन सी रेशो है? रिटर्न टू इक्विटी रेशो, और बाकी सब मुझे किसी और ने भी बताया, कोई नहीं पीएस। अब किसी के क्वेश्चन है, लिखना शुरू करें, अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ, लिखना शुरू कर दें इधर। अलीबास भाई, इंट्रिंसिक वैल्यू जो फेयर वैल्यू है ना, आप समझ लें कि इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, कि असल में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, जो हमने कहा नहीं रहे, साजगार की इतनी और इसकी इतनी। ठीक है। अच्छा, आईपीपीस के और पैसे देने नहीं, आईपीपीस के कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट किसी की नहीं देनी, निषाद के थोड़े से देने हैं, और हपको के भी 1-2 बिलियन की रह गया है, बाकी हपको को भी सारे पैसे मिल गए। आईपीपीस में अब किसी के पैसे गवर्नमेंट ने नहीं देने, आईपीपीस के मिल गए हैं, अब गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं आईपीपीस के रिलेटेड, जो पेट्रोलियम जहां से लेते थे उनके। ठीक है। अ, अकबर अदनान साहब, मैंने ये अपनी टीम को कहा है कि हर सेक्टर की ना एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट बता दें। मैं इस ये थोड़ा लंबा काम है, लेकिन हम आपको 5-7 सेक्टर्स के ना एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट बता देंगे, जिसकी बेस पे आप अपनी जो कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसे कंपेयर कर लें कि ये एवरेज से ऊपर है या एवरेज से नीचे है। ठीक है, उस्मान भाई पूछ रहे हैं सर, अगर कोई स्टार 102 प्लान किया हो और उसमें उस वक्त 20% प्रॉफिट, तो बुक करना चाहिए। देखिए सर, 20% प्रॉफिट है तो अच्छा प्रॉफिट है, बुक कर लें, बुक करके फिर दोबारा थोड़े से नीचे पे दोबारा उठा लें। ठीक है, करना चाहिए सर। अगर अनटिल अनलेस कि आप इसलिए नहीं बैठे कि इसने डिविडेंड देना है और ये लंबा है, डीसीए के थ्रू भी बता दें कैसे। डीसीएफ वाला ना सही भाई थोड़ा लंबा हो जाता है, ये एक पूरा सेशन इस पे रखेंगे। बैंकिंग सेक्टर ये भी थोड़ा, अगर किसी कंपनीज की रेशियो ठीक हो गया, फिर भी शेयर प्राइस को देखना पड़ेगा कहीं डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज टेक्निकल थिंग, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये फंडामेंटल थिंग है। अल्टीमेटली आपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज को जरूर देखना है, टेक्निकल को नहीं आपने इग्नोर करना। आपने सारे फंडामेंटल्स देख लिए, अब उसके टेक्निकल जाके देख लें। हाउ टू राइट टू एग्जिट फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टॉक। पैसा स्पेसिफिक स्टॉक, टेक्निकली स्पीकिंग, कि अगर रेजिस्टेंस के पास है और वहां से 2-3 दफा टॉप लग गया, डबल टॉप हो गया, तो निकल जाए। अगर आप उसको देख रहे हैं, आपने एक स्टॉक लिया शुरू में अंडर वैल्यू समझ के, तो उसकी फेयर वैल्यू पे निकल जाए कैलकुलेट करके। अगर आपने स्टॉक लिया है एक लॉन्ग टर्म परसेप्शन के लिए कि आज मैं मारी ले रहा हूँ वो माइनिंग में जाएगा, तो फिर उसके हर क्वार्टर का रिजल्ट पढ़ें और देखते जाएं कि हर क्वार्टर के रिजल्ट में वो ये कमिट कर रहे हैं कि माइनिंग में जा रहे हैं या बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, फिर बैठे रहें उसके साथ। कुछ कंपनीज, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी गले लगा लें, पेट्रोलियम सेक्टर,
E&P सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, फूड सेक्टर, ये 5 सेक्टर कभी भी लगा लें। आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, आपका सीमेंट सेक्टर, आपका स्टील सेक्टर, ये जब आपकी मुल्क की इकोनॉमी खराब होना शुरू हो जाए, इधर से निकल जाए, बस्ट होना शुरू हो जाएंगे ये। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इन नेगेटिव, माइनस साइन। अच्छा, नेगेटिव का मतलब है कि बस उजड़ गया सब कुछ, ठीक है, मतलब छोड़ ही दें इसे तो। एनपीएल कैसा फ्यूचर के लिए? ये अगर निषाद पावर है तो कोई इसमें इतना स्कोप नहीं है। आप इमरान भाई, ये बड़ी ज्यादा चीजों का ना डेट टू इक्विटी रेशियो इस पे गलत है। आस्क एनालिस्ट फिर भी इससे बेहतर है। सर्कुलर डेट के बेनिफिशियरी और सफरर्स बता दें। बेनिफिशियरी मुश्ताक साहब सर्कुलर डेट के सबसे बड़ा पीएसओ, फिर ओजीडीसी, फिर पीपीएल, ये सारे बेनिफिशरीज होंगे। अच्छा, आप लोग सारे इस पे फोकस कर रहे होंगे कि पीएसओ को उसके पैसे मिल रहे हैं ये। तो भाई, अगर पीएसओ में किसी ने लाख रुपए डालना है ना, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा वो लाख रुपए में से 80,000 पीएसओ में डाल दे और 20,000 रुपया बैंक में भी डाल दे, क्योंकि बैंक ने उसे लोन देना है और बैंक को तो ग्रंटेड प्रॉफिट मिलेगा गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट को बैंक लोन देता है ना, वो जीरो रिस्क पे लोन देता है, वो जीरो रिस्क कंसीडर होता है। तो ये कभी आप समझ जाए तो मतलब कमाल ही हो जाए। पीआरएल फेयर वैल्यू, पीआरएल शमस भाई कंपनी नेगेटिव है अभी, इसने अभी पीएसओ से 5 बिलियन लोन लिया है। हाउ मिलर ट्रैक्टर, मिलर ट्रैक्टर इज अ गुड शेयर, लेकिन मिलर ट्रैक्टर अब उस वक्त चलेगा जब उसको कोई कैटालिस्ट मिलेगा, और उसका कैटालिस्ट क्या है? कि वो ये कैटालिस्ट है सर, कि अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है स्कीम कि 12,000 15,000 ट्रैक्टर की, अब सोच रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट शायद अनाउंस कर दे सब्सिडी पे देने का, तो उसमें मिलर ट्रैक्टर भी बेनिफिशियरी होगा। आपने बताया ये, अब नीचे बड़ी स्पीड से गए हैं यार, वही हाथ तोला रखें थोड़ा सा। अच्छा जी, वेरी चैलेंज फिर कम कम कंफर्मेशन पॉइंट ब्रेकआउट ऑन चार्ट चार्ट रेजिस्टेंस। कंफर्मेशन पॉइंट्स ब्रेकआउट ऑन चार्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले वॉल्यूम स्प्रेड, दी ओनली थिंग आपने वॉल्यूम स्प्रेड देखना है। आपने जहां आपको ब्रेकआउट हुई है उससे अगली कैंडल जो है वो कंफर्मेशन कैंडल होती है। कब? जब आपके ब्रेकआउट वाली कैंडल के हाई से ऊपर अगली कैंडल क्लोज हो, तो देयर आर 78 to 82% चांस कि आपका ब्रेकआउट कंफर्म है, और नीचे वॉल्यूम आपका एवरेज वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट वॉल्यूम क्या होता है? जो आपका 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम है उसका 80% निकालें और 80% को 30 दिन के एवरेज वॉल्यूम में जमा कर लें। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज वॉल्यूम है 30 दिन का 10 लाख, ठीक है, पर डे। 10 लाख का 80%, 8 लाख। 10 लाख प्लस 8 लाख, 18 लाख। अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम आपका 18 लाख है, उससे अगले दिन भी 18 लाख है, और कैंडल पिछली ब्रेकआउट कैंडल की हाई से ऊपर क्लोज हुई है, तो भाई देर इज गुड चांसेस के अल्टीमेटली जो आपकी ट्रेडिंग है, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। टेक्निकल सपोर्ट शेयर मूवमेंट रहता है, इस तरह पी लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आती है, बड़ी कम आती है, लेकिन अगर आप देखेंगे आएगी। सर, बैंक के केस में डेट टू इक्विटी ज्यादा हो देन, बैंक के केस में डेट टू इक्विटी रेशियो डिपेंड करता है कि उन्होंने वो डेट लेके कहाँ इन्वेस्ट किया है। बैंक के केस में ये होता नहीं है। सर्कुलर डेट, इमरान भाई, यही मैं कह रहा हूँ, सर्कुलर डेट में ना लोग बैंकिंग सेक्टर को बोल रहे हैं वो बड़ा ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। वो आप, अगर आपको शायद आपने मुझे बताया था, आप स्टेट बैंक में, आपको तो पता होगा जीरो रिस्क पे होती है ये फंडिंग, इस सेंस में भाई पीएस अराउंड। अच्छा, पीआई की जब भी हसन साहब न्यूज आएगी ना, वो न्यूज बेसिस होगा, ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। जब न्यूज आएगी चल पड़ेगा, जब नहीं आएगी नहीं चलेगा, बस यही चलता है। ईपीसीएल प्राइस, शिराज साहब, जो आपका ये सेक्टर है ना, केमिकल सेक्टर, अगर ये वही है ना, केमिकल केमिकल सेक्टर बहुत ज्यादा प्रेशर में है आज। बिजनेस रिकॉर्डर अगर कोई पढ़ता है तो उसके फ्रंट पे केमिकल सेक्टर एसोसिएशन ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से, आर्मी चीफ से इल्तजा की थी कि हमारे टैक्स कम करो, हम मर जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर है जी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, सिंपल सा था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो दुआओं में याद रखिएगा, और लर्न पीएसएक्स विद यंग्स कैपिटल जाके उधर मैं कमेंट्स में बता दीजिएगा लेक्चर कैसा था, यहाँ तो नहीं हो सकता, ठीक है। ख्याल रखिएगा जी सारे अपना, और दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होती है वही लाओ माल और ले माल के दरमियान में।